Dear aspirants, welcome to part 4 of the J&K Reorganization Act. In today's session, we will discuss about the section 36 of the act and onwards. So before starting our session, here's a brief description of our YouTube channel. You can subscribe to our channel by going to this link, or if you want notes, handwritten notes of our videos, you can contact us on the number given on the screen here. So let's start our session. So as already said, we'll start with the discussion of section 36 of the Reorganization Act. अगर हम सेक्शन 36 का पहले टेक्स्ट ही देखें कि ये किस चीज़ के साथ डील करता है, सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। ठीक है, देखिए जब भी कोई लॉ असेंबली में पास होता है या पार्लियामेंट में पास होता है, उस लॉ को पहले प्रेजेंट किया जाता है डिस्कशन के लिए इन द फॉर्म ऑफ ए बिल। उस बिल में लिखा होता है कौन कौन से क्लॉजेज होंगे, कौन कौन से पॉइंट होंगे। तो जब ये अभी अंडर डिस्कशन ही होता है, इसको बिल कहा जाता है। इस बिल के पास होने के बाद इसका नाम जो है वो एक्ट पड़ जाता है। ओके, सो अब बिल्स के काफ़ी सारे टाइप्स हैं। कोई बिल जो है वो सिंपल कोई लॉ इंट्रोड्यूस करती है, कोई बिल जो है वो टैक्स से डील करती है, कोई बिल जो है वो किसी एक्सपेंडिचर से डील करती है, कोई बिल जो है किसी और पॉलिसी मेकिंग को इफेक्ट देने के लिए लॉ इंट्रोड्यूस करती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बिल्स हैं। उन्हीं में से एक टाइप जो है हमारे पास वो है फाइनेंशियल बिल। अब यहाँ पे जिस फाइनेंशियल बिल की बात हो रही है सेक्शन 36 में, उसको हम बोलते हैं मनी बिल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है ये एसएसबी का, और इनफैक्ट केएएस में भी, यूपीएससी में भी मनी बिल से रिगार्डिंग हमेशा क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं। तो इस पे आपको खास फोकस देने की ज़रूरत है, इस तरह के बिल पे, मनी बिल। तो सबसे पहले जे.एंड.के यूटी में जो सेक्शन जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का मनी बिल के साथ डील करता है वो है सेक्शन 36। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है। अब हम किस बिल को मनी बिल बोलेंगे, मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया उस बिल में होने चाहिए, कौन कौन से क्लॉजेस उस बिल में होने चाहिए कि उसको माना जाएगा कि हाँ जी ये जो है मनी बिल है। सबसे पहले मनी बिल जो है इट डील्स विद द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ टैक्स। पहली चीज, अगर कोई बिल जो है वो टैक्स में चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रही है, किसी टैक्स को एबॉलिश कर रही है, कोई टैक्स इम्पोज कर रही है, या किसी टैक्स को रेगुलेट कर रही है, मतलब कितना टैक्स लगना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, अगर ये वाला क्लॉज किसी बिल में हो तो उसको मनी बिल माना जाता है। या फिर अगर अमेंडमेंट किसी लॉ की हो विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। दूसरा जो है वो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। किसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन? ऑफ द यूनियन, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के। मतलब जो गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरी की, उसको कोई लोन पे करना है, ठीक है, कोई डेट अपना पे करना है, कोई इंटरेस्ट उस पर पे करना है, तो जितनी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं हमारी गवर्नमेंट की, उससे रिगार्डिंग अगर कोई लॉ इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको भी बोला जाएगा ये मनी बिल है। ये दो क्लॉजेस। तीसरा क्लॉज है, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के, हमारी जे.एंड.के यूटी जो है, जैसा कि यूनियन गवर्नमेंट है, वैसे यहाँ पे भी तीन तरह के फंड्स हैं। एक हमारा कंसोलिडेटेड फंड है, दूसरा हमारा कंटिजेंसी फंड है, और तीसरा हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ जे.एंड.के है। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है वो हम आने वाले लेक्चर्स में जो है वो देखेंगे। फिलहाल के लिए इन तीन तरह के फंड्स में से एक फंड है कंसोलिडेटेड फंड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंड है, क्योंकि अभी जब हम लेक्चर में देखेंगे, इसी फंड में से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस की, इंपॉर्टेंट पोस्ट की सैलरीज पे होती है। तो अब अगर कोई भी ऐसा पैसा जो है वो हमें इस फंड से निकालना है, तो उसके लिए भी जो बिल इंट्रोड्यूस होगी जो इससे डील करती हो कंसोलिडेटेड फंड से, उसको हम बोलते हैं मनी बिल। ओके, इसी से रिलेटेड चौथा पॉइंट है, इफ देयर इज एनी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन
कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम रहा, यहाँ पे भी हमने बोला कि अगर पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकालना है तो अगर उसके लिए कोई बिल इंट्रोड्यूस की जाए तो उसको मनी बिल बोलते हैं। यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई एक्सपेंडिचर चार्ज किया जाए कंसोलिडेटेड फंड पे तो उस पे भी उस वाली बिल को भी हम मनी बिल बोलते हैं। बट इसमें और इसमें फ़र्क है, यहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है वो है चार्ज्ड। चार्ज का मतलब है जब असेंबली में किसी खास चीज़ का खर्चा मीट आउट करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जाए विदाउट वोटिंग। मतलब असेंबली में वोटिंग होती है कि हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा निकालना है। कुछ मगर चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वोटिंग अलाउड नहीं है, उसमें जितना बजट में डिसाइड किया गया होगा कि हमें जी इसमें से इतना पैसा निकालना है इस चीज़ के लिए, किसी खास चीज़ के लिए, वो हम आगे देखेंगे किस चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर में आपको यहाँ पे बोलूँ, अगर स्पीकर को सैलरी पे करनी है, ठीक है, वो सैलरी जो है इट इज़ चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इस पे वोट नहीं कर सकते कि कुछ बोलेंगे हाँ जी इसको सैलरी पे करनी है, कुछ बोलेंगे नहीं सैलरी नहीं पे करनी है। ये वोटिंग इसकी सैलरी पे नहीं होती है, इसको सैलरी पे करनी ही करनी है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो मीट आउट करने ही करने हैं उसमें वोटिंग का कोई दखल नहीं है, उसको बोलते हैं हम चार्ज एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर हम चार्ज कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ J&K गवर्नमेंट पे, तो उससे अगर कोई बिल डील करती है तो उसको भी हम बोलेंगे मनी बिल। इसी तरह से कंसोलिडेटेड फंड में अगर पैसा आ रहा है तो उससे रिगार्डिंग अगर कोई बिल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि उस पैसे को कैसे रिसीव करना है, कैसे रेगुलेट करना है, उसको भी मनी बिल बोला जाता है। या फिर अगर हमारे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में पैसा आ रहा है, जैसा मैंने आपको अभी बोला 3 तरह के फंड्स हैं, अब अगर हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में भी पैसा आ रहा है तो उससे रिगार्डिंग भी जो बिल डील करती है उसको भी हम बोलते हैं मनी बिल। तो ये डिफरेंट क्लॉजेस जो हैं ये डिफाइन करते हैं कि हम किस बिल को मनी बिल बोलेंगे। अगर हमें किसी भी बिल में ये सारे क्लॉजेस मिलें या इनमें से कोई एक क्लॉज भी मिले उसको हम बोलते हैं मनी बिल। अब मनी बिल का एक खास फीचर है, ये मनी बिल जो है असेंबली में तभी इंट्रोड्यूस हो सकती है जब इस बिल को रिकमेंड करेंगे LG, यानी कि इस बिल को असेंबली में इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें LG की रिकमेंडेशन लानी ज़रूरी है। उनकी रिकमेंडेशन के बगैर जो है मनी बिल को हम असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनी बिल के क्राइटेरिया को फिट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल असेंबली डिसाइड करती है कि हमें कोई फाइन इम्पोज करना है, ओके, किसी सर्विस का फीस वो डिसाइड करते हैं, या कोई पेनल्टी वो डिसाइड करते हैं कितनी पेनल्टी किस क्राइम के लिए या किस वायलेशन के लिए कितनी पेनल्टी लगनी चाहिए, कितना फाइन लगना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें जो है ये मनी बिल में नहीं आती हैं। ये जो 6 चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं बस यही मनी बिल में आ जाती हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो डील करता है विद द लैप्सिंग ऑफ बिल्स, यानी कि जो भी बिल्स हम लॉ बनाने के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। अब कब उनकी लाइफ जो है वो इंटैक्ट रहती है, कब उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है, वही इस सेक्शन में दिया गया है। इस सेक्शन में सिर्फ 2 सब क्लॉजेज हैं। देखिए, अगर कोई ऐसी बिल है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पेंडिंग है वो लैप्स नहीं होगी अगर असेंबली का सेशन जो है वो प्रोरोग हो रहा है। ये प्रोरोग मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोरोग, एडजॉर्न, समन, इसमें क्या फ़र्क है। फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन मैं यहाँ पे बता दूँ, प्रोरोग का मतलब है जब असेंबली का कोई सेशन ख़त्म हो जाता है, मतलब उस सेशन में अब फर्दर सिटिंग्स नहीं होंगी, फर्दर डिस्कशंस नहीं होंगे, वो उसका सारा बिजनेस जो है वो ख़त्म हो गया, तो जब उसको बोलते हैं हम प्रोरोग। उस मतलब असेंबली जो है वो बिल्कुल असेंबली का सेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, दोबारा उसमें मेंबर्स उस सेशन में अब नहीं बैठेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोरोग करना। तो प्रोरोग होने के केस में फॉर एग्जांपल अगर बजट के टाइम पे फरवरी के टाइम पे कोई बिल इंट्रोड्यूस हुई, अब वो फरवरी में किसी रीज़न की वजह से पास नहीं हुई, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पेंडिंग है। अब लेट्स से लेजिस्लेटिव असेंबली नेक्स्ट टाइम जो है वो जून में मिल रही है, तो फेब से जून के दरमियान इस बिल की लाइफ ख़त्म नहीं होती है।
इस बिल की लाइफ जो है ये एज सच रहती है, यानी कि ये बिल जो फेब में इंट्रोड्यूस की गई थी ये जून में भी डिस्कस हो सकती है। तो इस केस में बिल लैप्स नहीं होती है। हाँ, अब बिल लैप्स कब होती है? जब असेंबली ही डिसॉल्व हो जाए। अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई तो उस केस में बिल की लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है। असेंबली डिसॉल्व होने का मतलब है खुद असेंबली की लाइफ ही खत्म हो गई। जब असेंबली की लाइफ खत्म हो गई तो ऑब्वियसली जो उसमें बिल्स पेंडिंग थी उनकी लाइफ भी खत्म हो जाती है। अब अगर असेंबली ने बिल इंट्रोड्यूस की है, ओके, असेंबली ने बिल पास की है, उस पर वोटिंग भी हो गई है, मेंबर्स ने जो है उसके फेवर में वोट भी किया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर उस बिल का क्या होता है, वो कैसे लॉ बनती है? जब मेंबर्स ने बिल पे अग्री किया है, उसको एसेंट दिया है, एसेंट देने का मतलब है कि उसको पास कर दिया है असेंबली में, उसके बाद जो बिल है वो चली जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, एलजी के पास। ओके, फिर एलजी के पास ऑप्शन होते हैं 3, वो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ। जब बिल जो है एलजी के पास चली गई उसमें उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो वो एसेंट दे दे, यानी कि वो अप्रूवल दे दे बिल को, उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो बिल जो है वो लॉ बन गई। या वो अपना अप्रूवल जो है उसको विदहोल्ड रखें, यानी कि अप्रूवल ना दें। जब अप्रूवल नहीं देंगे तो लॉ नहीं बनेगा। या वो बिल को रेफर कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे एलजी जो है खुद से एसेंट नहीं देते हैं, खुद से अप्रूवल नहीं देते हैं, वो उनको जहां पे लगता है कि इसमें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन भी ज़रूरी है तो वो उस बिल को रेफर करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। पहले केस में मैंने आपको बोला अगर इन्होंने एसेंट दिया, अग्री किया तो लॉ बन जाता है, नो इशू। अगर इन्होंने विदहोल्ड किया तो डिसॉल्व, तो असेंबली जो बिल है वो लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो लॉ नहीं बनती है। या तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। अब देखिए, अब अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आ गई और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ओके, तो वो क्या कर सकते हैं? वो इस बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं असेंबली को। असेंबली ने उनको बिल भेजी कंसिडरेशन के लिए, अब उनको बिल के कुछ क्लॉजेस या ओवरऑल बिल जो है वो ठीक नहीं लगी, वो उसमें कुछ चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं, तो उन्होंने रिटर्न की असेंबली को। अब अगर असेंबली के पास ये बिल आ गई और उन्होंने फिर से इस बिल को पास किया, चाहे एलजी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको इंक्लूड किया हो या ना किया हो, उन्होंने इसको फिर से पास जो है असेंबली में किया, तो वो वापस से असेंबली एलजी को बिल भेजती है और एलजी के पास ऑप्शन क्या है? या तो वो इसको अग्री करें या तो वो प्रेसिडेंट को दे दें। वापस फिर से वो उसको नहीं दे सकते, मतलब ये साइकिल नहीं चलता रहेगा। उन्होंने एक बार असेंबली को दिया, असेंबली को अगर लगा कि हाँ एलजी की रिकमेंडेशंस ठीक है, उसको रखनी है बिल में, ठीक है, लगा ठीक नहीं है, ओरिजिनल बिल ही ठीक है, तो वापस एलजी को भेज दिया। अब एलजी फिर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो प्रेसिडेंट को बिल भेज सकते हैं, या अगर सेटिस्फाइड है तो बिल को एसेंट वो दे सकते हैं, बिल को जो है वो पास कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखना है, जो यहाँ पे सेक्शन 36 में हमने मनी बिल बोला, मनी बिल कभी असेंबली को वापस नहीं जाती है, नेवर। मनी बिल जब एलजी के पास जाती है उसके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो वो उसको एसेंट दें या विदहोल्ड रखें, वापस वो नहीं भेज सकते हैं। क्यों नहीं भेज सकते हैं वापस? क्योंकि आपको मैंने बोला था मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस ही होती है पहले ही एलजी की रिकमेंडेशन से, तो जब पहले ही एलजी से रिकमेंडेशन ली तो एलजी उसको वापस भेजें, इस चीज़ का कोई मतलब है नहीं। तो मनी बिल के केसेस में बिल्स वापस नहीं हो सकती हैं असेंबली को, या तो प्रेसिडेंट उसको एसेंट दें या उसको विदहोल्ड रखें। हाँ, अब जो बाकी बिल्स हैं उसमें प्रेसिडेंट या तो एसेंट दें, विदहोल्ड रखें, या तो प्रेसिडेंट को दें या असेंबली को रिटर्न करें। असेंबली को रिटर्न की, उन्होंने वापस अगर एलजी को भेजी तो फिर उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो एसेंट इसको दें या प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए जो है बिल को भेजें। अब कुछ केसेस ऐसे हैं हमारे पास जहां पे एलजी को कंपलसरी है, मैंडेटरी है प्रेसिडेंट को बिल भेजना फॉर कंसिडरेशन, वो खुद से उसमें पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिल जो है एलजी को लग रहा है कि ये हाई कोर्ट के पावर्स को थ्रेटन कर रही है, एंडेंजर कर रही है, ठीक है, हाई कोर्ट के पावर जो है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पोजीशन हाई कोर्ट को दी है उसको थ्रेटन कर रही है, तो वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं।
दूसरा, अगर बिल जो है वो डील कर रही है विद एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 31A क्लॉज फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के साथ इसमें जो मैटर्स दिए गए हैं इसके क्लॉज 1 में, उससे रिलेटेड अगर कोई बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस हो रही है J&K असेंबली में, तो उस बिल को भी पहले प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। और जो तीसरा और फाइनल केस है जिसमें मैंडेटरी है प्रेसिडेंट के पास भेजना, वो है कि प्रेसिडेंट खुद से किसी बिल को कंसिडर करें। मतलब वो डायरेक्ट कर सकते हैं, वो ऑर्डर दे सकते हैं कि किसी असेंबली को कि आप जी ये बिल जो है मेरे पास भेजें, आई विल कंसिडर इट एंड देन इट कैन बी आइदर पास्ड और इट कैन नॉट बी अप्रूव्ड। तो ये 3 केसेस हैं जहां पे प्रेसिडेंट का रोल इंपॉर्टेंट है, जहां पे प्रेसिडेंट को कंसल्ट किए बिना, कंसिडरेशन में लाए बिना जो है बिल पास नहीं हो सकती है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि ये 31A क्लॉज 1 है क्या, ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ये जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है विद द एक्विजिशन ऑफ एस्टेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ लैंड, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो खरीदती है, उसके राइट्स एक्वायर करती हैं, या कुछ प्रॉपर्टीज को एमलगमेट करती है, उनको मर्ज करती है, या और कुछ राइट्स जो है वो एक्वायर करती हैं। इन सब चीज़ों के साथ अगर कोई बिल असेंबली में इंट्रोड्यूस होती है तो वो प्रेसिडेंट के पास पहले जाएगी कंसिडरेशन के लिए, तब जाके उस पर फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो होगी। इसके बाद जो है हमारा सेक्शन 40 है। सेक्शन 40 हमें क्या बताता है कि सेक्शन 40 हमें बताता है कि कोई भी कानून जो लेजिस्लेटिव असेंबली का है वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, अगर उस पे एलजी का एसेंट आया हो या एलजी ने उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखा हो, तो इन 2 केसेस में किसी भी बिल को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब सेक्शन 40 कह रहा है कि कोई एक्ट जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है, ठीक है, या उस एक्ट का कोई भी प्रोविजन है, उसको इनवैलिड हम नहीं मानेंगे कि अगर उस एक्ट पे एलजी ने जो है अपना जो है अप्रूवल दिया हो, या एलजी ने उसको रिजर्व किया हो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, और प्रेसिडेंट ने भी उस पे एसेंट दिया हो। तो एलजी और प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद जो है किसी भी बिल को हम इनवैलिड नहीं मान सकते। ठीक है, देन कम्स दी सेक्शन 41। ये आपसे एज सच पूछा जा सकता है कि सेक्शन 41 डील्स विद, इट डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम कॉमन टर्म्स में बजट बोलते हैं। ये वर्ड बजट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं हुआ है, ना ही ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहीं यूज हुआ है, बल्कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बजट को किस टर्म से जानते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये असेंबली में इंट्रोड्यूस कौन करते हैं, एलजी इसको असेंबली में इंट्रोड्यूस करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में हर फाइनेंशियल ईयर में। ओके, अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, मतलब उस साल में हमें कितना रेवेन्यू आएगा जिसको हम रिसीट्स बोलते हैं, और कितना खर्चा होगा जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मेनली बजट में यही 2 चीज़ें होती हैं, उसके अलावा उसमें कुछ पॉलिसीज रेगुलेशंस भी होती हैं, वो अलग बात है, बट मेनली बजट जो है वो डील करता है विद द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब जैसा मैं आपको पिछले कुछ टाइम पहले बोल रहा था कि कुछ ऐसा खर्चा है, कुछ ऐसे चार्जेस हैं, कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर है विच इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि उस खर्चे पे असेंबली में जो है डिस्कशन तो हो सकता है बट वोटिंग उस पर नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। अब किस किस को हम चार्ज एक्सपेंडिचर मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले चार्ज एक्सपेंडिचर में जो इंपॉर्टेंट आता है वो है हमारा एमोल्यूमेंट्स oblique allowances of LG and his office।
लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो ऑफिस है उसको जो एमोल्यूमेंट्स पे करने हैं, या खुद एलजी को जो एमोल्यूमेंट्स पे करने, जो अलाउंसेस पे करनी है, तो वो एक्सपेंडिचर जो है वो चार्ज होता है किस पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ओके। दूसरा, जो चार्जेस हमें पे करने हैं ऑन द लोन्स जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लिए हैं, जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, ओके, या बाकी चार्ज जो इससे एसोसिएटेड हैं, तो लोन्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के, तो इसकी ऑब्लिगेशंस को मीट आउट करने के लिए जो खर्चा लगेगा वो भी चार्ज होता है, उस पर भी कोई वोट नहीं होता है। थर्ड, सैलरीज जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की हैं ऑफ असेंबली, सैलरीज ऑफ स्पीकर ऑब्लिक डेप्यूटी स्पीकर। उसके अलावा सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ओके। उसके बाद जो एलजी को खर्चा आता है अपनी कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, ओके, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू द एलजी, उसमें जो खर्चा आएगा इट इज ऑल्सो चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। या फिर ऐसा कोई लॉ जो पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया हो जिसमें वो डिक्लेयर करें कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको इन 6 के अलावा हम और चार्ज कर सकते हैं ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो लॉ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द यूटी, जिसमें मेंशन किया जाए किस किस एक्सपेंडिचर को हम मान सकते हैं दैट इट इज द चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये वाली चीजें जो हैं इनको हम बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर, और बजट में जो है ये भी मेंशन किया जाता है। ओके। अब सेक्शन 42 जो है वो हमें बताता है कि प्रोसीजर क्या है विद रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट्स। ओके। पहला इसमें यही है कि इसमें कुछ चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, जैसा पहला इसमें यही है कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे उस पर कोई वोटिंग नहीं होगी, उसमें सिर्फ डिस्कशंस हो सकते हैं। ओके। और उसके अलावा जो कुछ हमारे एस्टिमेट्स हैं इस चार्ज एक्सपेंडिचर को छोड़कर हमारे जो बाकी खर्चे हैं दे आर सबमिटेड एज डिमांड्स, वो असेंबली के सामने रखी जाती हैं एज डिमांड्स कि भैया हमें इतनी डिमांड है, हमें इतना खर्चा है, तो हमें ये सब खर्चा जो मीट आउट करने के लिए पैसा चाहिए। और असेंबली की मर्जी है, वो इसको अप्रूवल भी दे सकते हैं, अप्रूवल नहीं भी दे सकते हैं, या इस डिमांड में जितना पैसा प्रोजेक्ट किया गया है उसमें चेंजेस भी वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो जो खर्चा चार्ज एक्सपेंडिचर के बगैर आता है उसको एज डिमांड हम प्रोजेक्ट करते हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर्स है वो उसको किस तरह से डील करें, तो ये भी हमें सेक्शन 42 बताता है। और बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि असेंबली जो है वो किसी ग्रांट की डिमांड जो है, किसी खर्चे के लिए डिमांड जो है वो तभी कर सकती है जब उसमें एलजी की रिकमेंडेशन हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारी असेंबली है उसको पैसा चाहिए, उसने डिमांड रखी है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कुछ पैसे एलोकेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ हमें जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देने, तो ये डिमांड है जो असेंबली ने पुट फॉरवर्ड की है बजट में। बट ये डिमांड वो तभी कर सकते हैं जब इस 100 करोड़ पे रिकमेंडेशन किसकी होगी? एलजी की। ठीक है। और ये वाला जो खर्चा है ये चार्ज नहीं है, इस पे वोटिंग भी होती है, इस पे डिस्कशन भी होता है। ये 100 करोड़ एज सच पास भी हो सकते हैं, ये 90 करोड़ करके भी पास हो सकते हैं, या बिल्कुल ये रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसमें सारे ऑप्शंस ओपन हैं असेंबली के पास। इसी तरह से अब हमारी एक और तरह की बिल है जो सेक्शन 43 में मेंशन की गई है, जिसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। अब एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब है क्या? देखिए, एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब है कि अगर हमें कोई पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के से निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए जो बिल पास होती है उसको बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन बिल।
यानी कि आप चाहे वो चार्ज एक्सपेंडिचर हो या चाहे वो डिमांड फॉर ग्रांट्स हो, दोनों के लिए, ठीक है, एक बिल इंट्रोड्यूस होगी ताकि जो ग्रांट्स, जो डिमांड फॉर ग्रांट्स असेंबली ने प्रपोज किए हैं या एक्सपेंडिचर, जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, वो मीट आउट करने के लिए जो बिल पास होती है उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। और ये पैसा कहां से निकलता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ J&K से, ठीक है। अब मगर ये बिल जो है ये सिर्फ इस खर्चे के निकालने को अप्रूवल देती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 500 करोड़ निकालने, ये डिमांड्स प्लस चार्ज एक्सपेंडिचर मिलाकर 500 करोड़ आ रहे हैं, इस बिल में सिर्फ इस पैसे को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ J&K से निकालने का अप्रूवल होगा। ये इस 500 करोड़ को 600 करोड़ नहीं कर सकती है, ये इस 500 करोड़ को 400 करोड़ नहीं कर सकती, कोई भी चेंज वो इस अमाउंट में नहीं कर सकती है जो ऑलरेडी असेंबली ने पास किया। इसका काम सिर्फ यही है कि अप्रूवल देना कि इस पैसे को जी हम इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ J&K गवर्नमेंट से जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बजट जो है वो पूरे साल में देखता है, बजट में लिखा होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि बजट में एक एस्टिमेट होता है कि हमें कितना खर्चा साल में आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता होती है कि बराबर टू द लास्ट पॉइंट कितना खर्चा आएगा। ये एक एस्टिमेट होता है कि बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस ईयर कि पिछले साल में हमें क्या खर्चा आया, उसके हिसाब से देखते हैं कि आने वाले साल में हमें क्या खर्चा आ सकता है और कितना खर्चा आ सकता है। बट अब अगर कभी ऐसा हो गया कि जितना पैसा हमने किसी चीज़ के लिए रखा है वो कम पड़ गया, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ गई जिसमें हमें और पैसा लगेगा, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ आ गई अचानक से जिसका बजट में प्रोविजन नहीं था बट उस पर हमें खर्चा इस साल में करना है, कुछ ऐसी इमरजेंसी गवर्नमेंट को आ गई, तो या फिर अगर पैसा किसी सर्विस पे खर्च किया बट जितना बजट में दिया था उससे एक्सेस में खर्च किया, तो उसके लिए एक अलग से स्टेटमेंट बनती है जो दिखाता है कि कितना ऐसा खर्चा एक्सेस हुआ है या कितने फंड्स एडिशनल हमें चाहिए। तो उसके लिए अलग से एक डिमांड जाती है जिसको हम बोलते हैं कि एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। एक्सेस का मतलब है कि ऑलरेडी खर्चा जो है वो ज़्यादा किया गया है, एडिशनल का मतलब है कि हमें और पैसा अभी चाहिए, जितना पैसा आपने प्रोवाइड किया था बजट में वो सफिशिएंट नहीं है, तो इसके लिए अलग से जो है वो डिमांड जाती है जिसको हम सप्लीमेंट्री, एडिशनल या फिर एक्सेस ग्रांट भी बोलते हैं। अब जब तक ये बजट जो है वो पास हो जाता है, जब तक इसमें सारी बिल्स जो हैं वो पास हो जाती हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ये महीने 2 महीने का काम होता है। यूजुअली हमारा बजट जो है वो फरवरी में इंट्रोड्यूस होता है, तो मार्च एंडिंग तक जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपको पता है कि मार्च में जो हमारा फाइनेंशियल सेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो हमारे कुछ काम ऐसे हैं जो हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जल्दी से टेकअप करने हैं। हम बजट के प्रोसेस के कंप्लीट होने का वेट नहीं कर सकते कि मतलब जब तक सारे लॉज पास हो जाएं, जब तक सारी बिल्स पास हो जाएं, जब तक वोटिंग कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे केस में एक स्पेशल प्रोविजन रखा गया है जिसको सेक्शन 45 हमें बताता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब है एडवांस में पैसा देना, ठीक है। बजट प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही कुछ पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से निकाल कर दे देना फॉर एक्सपेंडिचर अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट हेड्स, उसको हम बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। यानी कि पहले ही कुछ एडवांस में ही कुछ फंडिंग प्रोवाइड करना। ये सारा का सारा पैसा नहीं दिया जाता है क्योंकि पहले वेट किया जाता है कि कितने डिमांड्स जो हैं वो पास हो जाएंगी, कितनी डिमांड्स जो है, कितना पैसा जो है वो दिया जाएगा। बट कुछ पोर्शन जो है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 100 करोड़ ईयर मार्क्ड है। अब जब तक ये सारा का सारा पास हो जाएगा, बिल पास हो जाएगी, लेट्स से 2-3 करोड़ जो है वो पहले ही रिलीज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, जो एडवांस में पैसा दिया जाएगा। ओके, ये जो डिफरेंट प्रोविजंस है सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 45 तक, ये हमें बताते हैं कि पैसा जो है वो किस तरह से विड्रॉ होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, J&K से, या फिर
बजट में जो है किस तरह से प्रोविजंस रखे गए हैं पैसा निकालने के, और किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से डिस्कशन होते हैं, किन किन खर्चों पे वोटिंग नहीं हो सकती है, किन किन खर्चों पे वोटिंग और डिस्कशन दोनों होते हैं। तो ये 41 से 45 तक डील होता है। फिर है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो प्रोसीजर वो फॉलो करती है अपने सेशंस में, अपना बिजनेस कंडक्ट करने में, उसके जो रूल्स हैं वो सेक्शन 46 के अंडर डिफाइंड है कि वो रूल्स बना कौन सकता है। ठीक है, इसमें जो रूल्स है, एलजी इन कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द असेंबली, तो एलजी प्लस स्पीकर ऑफ असेंबली, दे बोथ कैन मेक रूल्स फॉर द, एक तो किस लिए वो रूल बना सकते हैं, टाइमली कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, यानी कि जो भी कुछ चीज़ें असेंबली में डिस्कस होती है, जो भी कुछ काम असेंबली में हो रहा है उसको टाइमली पर्पस में ख़त्म किया जाए, उसके लिए रूल्स इंट्रोड्यूस कर सकता है एलजी, बट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्पीकर। या फिर किस तरह से डिस्कशन जो है, किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं, या कोई फंक्शन जो है एलजी के वो किस तरह से वो डिस्चार्ज करें, वो भी जो है इस रूल्स ऑफ प्रोसीजर में डिफाइन होता है, अगेन बाय एलजी एंड स्पीकर। तो यहां पे जो सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ एलजी, ओके। और इसमें रूल्स इस चीज के लिए भी बना सकते हैं कि कौन कौन सा डिस्कशन जो है प्रोहिबिट है, असेंबली में किस तरह के डिस्कशन जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, उसके रिगार्डिंग रूल्स भी जो हैं वो सेक्शन 46 के अंडर जो हैं वो ड्राफ्ट होते हैं। या फिर जो प्रोसीजर है लेजिस्लेटिव असेंबली में, किस तरह का प्रोसीजर फॉलो होगा फॉर appropriation of money from the consolidated fund of union territory of J&K। सो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा किस तरह से निकाला जाएगा, उसके क्या रूल्स रहेंगे, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो भी सेक्शन 46 के अंडर जो है डिसाइड होता है। कौन डिसाइड करता है, एलजी एंड द स्पीकर। अब जब तक इस सेक्शन के अंडर रूल्स डिफाइन हो जाएंगे, रूल्स बनेंगे, तब तक के लिए इसमें वही रूल्स फॉलो होंगे जो स्टेट ऑफ जे.एंड.के पहले फॉलो करता था। जब हमारा जे.एंड.के स्टेट था उस टाइम पे असेंबली जो रूल्स और जो प्रोसीजर फॉलो कर रही थी वही फॉलो होंगे हमारी यूटी में भी। कब तक, जब तक एलजी प्लस स्पीकर जो है इन चीज़ों के रिगार्डिंग रूल्स को डिफाइन करेंगे। वंस उन्होंने ये डिफाइन किया तो ये वाली चीज़ जो है ख़त्म यहाँ पे हो जाएगी। सो कौन किस किस चीज़ से रिलेटेड रूल्स डिफाइन होते हैं इसमें, एक तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस, डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस बाय द एलजी विच डिस्कशंस आर प्रोहिबिटेड, एंड द procedure regarding the appropriation of funds from the consolidated fund of the union territory of J&K। इसी तरह से हमारे आज के सेशन का जो लास्ट सेक्शन है, इट इज सेक्शन 47 विच डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखी तो लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑफिशियल बना दी तो लैंग्वेजेस। यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K की और कौन कौन सी लैंग्वेज जो है हम असेंबली में यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आपको एज सच याद रखना है कि सेक्शन 47 डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब कौन सी लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इस रिगार्डिंग एक लॉ पास करेगी जिसमें वो डिक्लेयर करेंगे कि किस लैंग्वेज को या किन लैंग्वेजेस को जो है हम ऑफिशियल लैंग्वेज मानेंगे, या फिर वो हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक है, या तो लॉ के थ्रू वो डिफाइन करें या फिर हिंदी को भी वो ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो लेजिस्लेट, ये तो हमारी यूनियन टेरिटरी के लिए है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, या तो वो लॉ के थ्रू डिफाइन होगी या हिंदी को ही डायरेक्टली हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ये तो रही हमारी यूनियन टेरिटरी की बात। अब अगर हम असेंबली की बात करें कि असेंबली में जो डिस्कशंस होंगे, जो ऑफिशियल पेपर्स बनेंगे, जो भी कुछ उसमें लैंग्वेज यूज़ होगी वो कौन सी लैंग्वेज होगी, उसमें हम ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बोलेंगे। उसमें अगेन यूनियन टेरिटरी जो है
वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे हमने डिसाइड की है उसमें डील कर सकते हैं। एक तो जो ऊपर वाले पॉइंट 1 में हमने की थी वो, या फिर हिंदी, ओके, या फिर इंग्लिश में भी, ठीक है। इन तीन में से कोई भी ऑप्शन जो है वो अवेल किया जा सकता है और उसी बेसिस पे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बिजनेस कंडक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, जो यूटी की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश में। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अब लेट से हमारी असेंबली का कोई ऐसा मेंबर है जिसको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, और असेंबली ने जो ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट की है उसमें भी उसको एक्सपर्टीज नहीं है। तो यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन उनके लिए रखा गया है कि स्पीकर ऐसे मेंबर्स को अलाउ कर सकता है कि वो अपनी मदर टंग को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कोई गोजरी कम्युनिटी का बंदा जो है वो असेंबली का मेंबर बन जाता है, अब गोजरी को लेट से ऑफिशियल लैंग्वेज यूटी का नहीं बनाया, ना ही वो हिंदी है, ना ही वो इंग्लिश है, ना ही असेंबली की लैंग्वेज है, तो बट ये जो गोजरी मेंबर है इसको बस गोजरी में ही बात करनी आती है, तो स्पीकर जो है इन चीज़ों को ध्यान में रख के ऐसे मेंबर्स को अलाउ कर सकता है कि वो अपनी मदर टंग में जो है वो बात करें। तो ये हमने अभी तक सेक्शन 47 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में हम सेक्शन 48 से आगे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।